नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का आज ये 5वां लेक्चर है और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। दोस्तों, जो पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, वहां पर मैंने आपको 6 पंचवर्षीय योजनाओं तक कंप्लीट करा दिया था। कुल पंचवर्षीय योजनाएं हैं 12 पंचवर्षीय योजना। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 6 पंचवर्षीय योजनाओं तक कंप्लीट करा दिया था और आज हम यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करेंगे और जो अन्य बची हुई पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना तक इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों ये होने वाला है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजनाओं वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो काफी ध्यान से दोस्तों आपको ये लेक्चर देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, 6 पंचवर्षीय योजना मैं आपको करा चुका हूं और उम्मीद करते हैं आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो था 1985 से लेकर 1990 तक। इसका लक्ष्य रखा गया था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना व समानता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना। इसकी लक्षित वृद्धि दर रखी गई थी 5% और इसने जो प्राप्त विकास दर 6.1%, यानी अपने आप में एक सफल योजना रही थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के समय 7वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया। अब इस समय कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए और हमें कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई? तो एक तो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? 1987 में। इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री और शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देना, बेसिक स्तर पर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया 1987 में। किस पंचवर्षीय योजना के समय? 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। अब ये सेबी क्या होता है इसको समझो। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी क्या है? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका कार्य क्या है? निवेशकों के हितों की रक्षा करना। जो इन्वेस्टर होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना। और जो शेयर बाजार होता है, शेयर मार्केट होता है, उसके कारोबार को ये नियमित करता है, उससे संबंधित नियम कानून बनाता है। ठीक है, सेबी वो सारा काम सेबी ही देखती है। शेयर मार्केट को नियमित करना, उसके कारोबार को नियमन करना, उसका नियम कानून बनाना, या जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर हैं, उनके हितों की रक्षा करना, ये कौन करता है? सेबी करता है। तो सेबी की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 12 अप्रैल 1988 को। किस समय? 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। 1989 में यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई और 1985 और 86 में इंदिरा आवास योजना को भी शुरू किया गया। किस योजना के समय? 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। अब देखो 1990 और यहाँ पे फिर यहाँ से स्थिति उत्पन्न होती है। देश की आर्थिक जो व्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है और देश में आर्थिक मंदी आ जाती है 1990 के बाद। और इसके बाद अब यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब जब यहाँ पे क्या है, जब आर्थिक मंदी आती है तो पीवी नरसिम्हा राव और उनके जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, इनके बारे में अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और वो जो आर्थिक मंदी थी उस समय कितना महत्वपूर्ण योगदान है डॉक्टर मनमोहन सिंह का और पीएम नरसिम्हा राव का, वो हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद यहाँ पे देश में देखने को मिलता है योजना अवकाश। योजना अवकाश का मतलब ये है कि इस समय देश में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लाएगी। 1990 से लेकर 1992 तक योजना अवकाश चला। इस समय देश में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लाएगी, यानी इसको
योजना विहीन काल भी कहा जाता है। योजना विहीन काल, क्योंकि इस समय कोई भी योजना नहीं लाई गई। अब इसमें क्यों नहीं लाई गई योजना? तो देखो, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी की भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे देश में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। कोई ऐसी मजबूत सरकार नहीं बन पाती है। तो इसके कारण क्या थे? तो कारण थे राजनीतिक अस्थिरता, और दूसरा कारण था आर्थिक संकट। तो इस समय देश ने एक आर्थिक संकट झेल लिया है, देश में आर्थिक मंदी छा जाती है। उसके बाद यहाँ पे पीएम नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री बनते हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम नरसिम्हा राव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने उस समय जो आर्थिक संकट में जा चुका था देश, जो आर्थिक मंदी छाई थी, उससे देश को बाहर निकाला। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस योजना अवकाश के दौरान देश में कई आर्थिक सुधार हुए। आर्थिक सुधार 1991 से हमारे देश में कई आर्थिक सुधार देखने को मिले। अब ये आर्थिक सुधार क्या क्या थे, इनको देखते हैं। तो इन आर्थिक सुधारों का मतलब ये है कि देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, या जो हमारे देश में आर्थिक संकट आ चुका था, जो आर्थिक मंदी छा गई थी उस समय, उसको सुधारने के लिए कुछ आर्थिक सुधार किए गए। कुछ हमने अपने जो हमारी नीतियां थी उनमें चेंज किया। तो उसमें सबसे पहले हमने कदम बढ़ाया उदारीकरण की ओर। उदारीकरण, इसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन। उदारीकरण क्या होता है? देखो, हमारे देश के जो नियम कानून थे उस समय, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए या जो बाहर की कंपनियों के लिए, जो विदेशी कंपनियों के लिए, वो बहुत ही सख्त थे। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधक बन रहे थे। जो सरकारी नियम थे, हमारे जो सरकार के नियम थे, वो आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इसलिए सरकार ने उदारीकरण का रुख अपनाया, यानी जो ये नियम थे उनको कम किया, उनको सरल बनाया। तो जब सरल यानी उदार हो गए कहीं ना कहीं सरकार आर्थिक समृद्धि के मामले में, जो ये नियम कानून थे, तो सरकार ने उदारीकरण का रुख अपना लिया है, और इससे जो आर्थिक प्रतिबंध थे उनको दूर किया गया। तो उदारीकरण की ओर कदम बढ़ा दिया है भारत ने। दूसरा था यहाँ पे निजीकरण। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पे जो सार्वजनिक उद्योग थे, जो सार्वजनिक उद्यम थे, तो उसमें पहले संपूर्ण नियंत्रण किसका होता था? सरकार का होता था। अब आपको पता है सरकारी काम को कैसे लिया जाता है, सरकारी काम कैसे किया जाता है लोगों के द्वारा। सरकार उनको सैलरी दे रही है, लेकिन काम पे कोई फोकस नहीं दे रहा है। कुछ लोग भले ही क्या करते हैं दोस्तों, बिल्कुल अपने काम की और बहुत फोकस रहते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे सरकारी काम में, आपने देखा होगा, कोई जिस प्रकार से प्राइवेट में काम किया जाता है उस प्रकार से सरकारी काम को कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। तो सरकार ने फिर यहाँ पे क्या कर दिया है, जो उद्यम थे, जो अब तक पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में थे, उनको उनका जो स्वामित्व का अधिकार है वो किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया। जिस कारण से प्राइवेट सेक्टर ने भी अब काम करना शुरू कर दिया। और प्राइवेट सेक्टर में आप पता ही, प्राइवेट कंपनी किस प्रकार से काम करती है, वो किस प्रकार से इन्वेस्ट करती है, किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करती है। तो इस प्रकार से वहां पे क्या देखने को मिला है, यहाँ पे भी आर्थिक समृद्धि देखने को मिली इस कारण से, निजीकरण से। तो यहाँ पे सरकार ने निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम बढ़ा दिया। बहुत सारे जो सार्वजनिक उद्यम थे उन पर स्वामित्व का अधिकार किसको दे दिया है? प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। प्राइवेट कंपनियों को वो उद्यम बेचे गए सरकार के द्वारा। तीसरा है यहाँ पे वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, तो इसके माध्यम से हमने क्या किया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसको अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया, यानी विश्व स्तर पर जोड़ दिया, विश्व के अन्य देशों के साथ जोड़ दिया। अब हम विश्व के साथ क्या कर सकते हैं? विश्व से आयात निर्यात वो सब हम कर सकते हैं यहाँ पे, और विश्व के साथ हम व्यापार कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, विश्व के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। तो ये जो 3 प्रमुख सुधार किए गए, आर्थिक सुधार, इसके माध्यम से फिर हमारे देश में जो उस समय आर्थिक संकट आया, जो आर्थिक मंदी छाई, उसमें कमी देखने को मिली
और हमारा देश इस आर्थिक संकट से, इस आर्थिक मंदी से उभरा। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। तो योजना अवकाश में हमें आर्थिक सुधार, कई आर्थिक सुधार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसके बाद फिर लाई जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या थे? मानव संसाधन विकास। जो मानव संसाधन है उसका विकास करना, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज्यादा आबादी है, इतना ज्यादा मानव है, और मानव भी एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है, बिल्कुल करता है। तो इसलिए मानव संसाधन को, उसका विकास करना, ताकि हमारे देश की आर्थिक समृद्धि हो सके। और लक्षित वृद्धि दर यहाँ पे 5.6 रखी गई थी, और इसने प्राप्त विकास दर की 6.8%। कार्यक्रम क्या चले गए थे? तो 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 1993 में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। यानी 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। यानी प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, सब तक प्रारंभिक शिक्षा को पहुंचाना। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम शुरू किया गया, और स्थानीय स्वशासन को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ पे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा। दोस्तों, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो कार्यकाल था ये था 1997 से लेकर 2002 तक ये योजना चली थी। इसका लक्ष्य क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी दोस्तों वो थी 6.5%, और प्राप्ति विकास दर जो इसने प्राप्त की वो थी 5.4%। अब इस समय कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे? तो एक तो इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई उनके द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। और इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। और इस ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या था कि सभी ग्रामों को लगभग क्या करना है? सड़क से जोड़ना। तो उस समय जो सड़कें विकसित की गई, लगभग बहुत सारे गांवों तक उस समय सड़कें पहुंची थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। दूसरा इसमें था महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान। यानी सभी को शिक्षा देना, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी 2001 में की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय। तो ये दो इस समय यहाँ पे इस समय के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय चलाए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चली थी, इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास। लक्षित वृद्धि दर की बात करें तो 8%, और इसने प्राप्त किया था 7%। ठीक है, लक्षित वृद्धि दर थी 8%, और प्राप्ति जो इसकी विकास दर थी वो थी 7%। कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए थे? तो निर्धनता में 2007 तक 5% की कमी लाना, और 2012 तक भी लक्ष्य रखा गया था। 2012 तक कितना का लक्ष्य रखा गया था? 15% कमी लाना। तो मुख्य इसका जो कार्यक्रम था पहला वो था निर्धनता में 2007 तक, क्योंकि 2002 से 2007 तक थी ये 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें निर्धनता में 2007 तक 5% की कमी लाना, और 2012 तक 15% की कमी लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये पूछा जाता है कि नरेगा की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय 2006 में, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक है, और 2006 में नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की गई। इसको शुरू किया गया था 2006 में आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में इसको सर्वप्रथम शुरू किया गया था। और 2008 में लगभग इसको संपूर्ण देश में लागू किया जा चुका था। और 2009 में एक और पॉइंट आपको नोट करना है इसके बारे में, 2009 में इसका नाम क्या पड़ा? मनरेगा, AREGA, यानी महात्मा गांधी
नरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका नाम पड़ा। ठीक है, मनरेगा। नरेगा इसका नाम था जब इसकी शुरुआत हुई 2006 में, और 2009 में महात्मा गांधी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया मनरेगा। तो जो मनरेगा है या नरेगा है, इसकी शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय हुई दोस्तों? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय। ये इंपॉर्टेंट कार्यक्रम आपको जरूर नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल देखें तो 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली। इसका लक्ष्य था तीव्र व समावेशी विकास करना। लक्ष्य दर की अगर बात करें तो 9% इसकी लक्षित दर रखी गई थी, और इसने प्राप्ति जो विकास दर की वो थी 8.3%। अब यहाँ पे देखो, अब तक हमने जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं बताई आपको 11 से पहले, तो इससे पहले कोई भी ऐसी पंचवर्षीय योजना नहीं है जिसने इतनी विकास दर प्राप्त की हो, यानी 8.3%। तो प्रश्न बनता है कई बार कि पंचवर्षीय योजना में वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने सर्वाधिक विकास दर प्राप्त की? तो वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो सर्वाधिक विकास दर प्राप्त की, लक्षित दर था 9%, लेकिन प्राप्त थी 8.3%। और इससे पहले जो सर्वाधिक थी वो थी 10वीं, 7% इसने प्राप्त की, और इसने कितने की? 8.3% इसने प्राप्त की। इस समय जो उद्देश्य था इसका वो था पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना। और उसके बाद हमारी आती है अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से लेकर 2017 तक, क्योंकि 5 वर्ष का इसका भी कार्यकाल था। लेकिन जो योजना आयोग था, किसके द्वारा ये पंचवर्षीय योजना बनाई जाती? योजना आयोग के द्वारा। तो अब तक लगातार ये योजना आयोग क्या कर रहा था? पंचवर्षीय योजना जारी कर रहा था, और 12 पंचवर्षीय योजना इसने जारी की थी। 12 पंचवर्षीय योजना इसने लाई थी, लेकिन दोस्तों 2015 में इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर क्या आया? नीति आयोग। तो योजना आयोग के बारे में और नीति आयोग के बारे में आपको अलग से बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने नीति आयोग के बारे में और योजना आयोग के बारे में वो लेक्चर नहीं देखा है हमारा, तो उसको भी आप जरूर देख लें। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली, और उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, क्योंकि योजना आयोग समाप्त हो चुका है जो ये पंचवर्षीय योजना को लागू करता था, और उसके स्थान पर है नीति आयोग। तो उसका जो काम करने का तरीका है वो उसका अलग है, वो मैंने आपको समझा दिया है पिछले लेक्चर में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो लक्ष्य दर थी वो थी 8%, और इसने प्राप्ति विकास दर की 8.3%। दोस्तों प्राप्त दर इसकी 8% थी। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको नोट करना, 8%। जो लक्षित वृद्धि दर थी इसकी, जो लक्षित दर थी वो पहले 9% रखी गई थी। पहले 9% थी, लेकिन संशोधित करके इसको 8% किया गया, और इसने प्राप्त विकास दर की 8% ही। अगर लक्ष्य की बात करें तो उस समय जो कौन कौन से यहाँ पे लक्ष्य थे इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के, तो गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना, लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना, और इसका तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास करना। तो ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाता है, और पंचवर्षीय योजना से जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सभी मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।